अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस और हम ये इंटरव्यूज़ की जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया के लिए और यूट्यूब के लिए और फुल स्टॉप के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन शख्सियात की ज़िंदगी आपके सामने लेकर आएँ जो कि आपकी फ़ेवरेट हैं और थोड़ा सा हट के उनकी ज़िंदगी के पहलुओं पर बात करें, उनकी चॉइसेस की बात करें, उनकी राय को आपके सामने लेकर आएँ। तो जिस तरह मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने भी अपने पहले गेस्ट वो रखे हैं जिन्होंने बहुत सारी शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए हैं और शायद ही कोई ऐसी शख्सियत हो पाकिस्तान की जिन्होंने उनकी ज़िंदगी जो है आम आवाम तक नहीं पहुंचाई आप तक। और टीवी स्क्रीन्स पर हमेशा लोग उनके प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं कि आज वो किसके घर जा रहे हैं, किसके साथ खाना खा रहे हैं, किसके साथ बेडरूम दिखाएंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से चुपते हुए सवालात पूछेंगे। और वो शख्सियत कोई और नहीं, वो हैं सुहेल वड़ाइद साहब। नामवर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, एक बहुत बड़े एंकर हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा असासा भी हैं। वो आज मेरे साथ मौजूद होंगे। कैसे हैं सुहेल साहब? बस बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। अच्छा, एक दिन जियो के साथ आप शो करते रहे और ऐसा शो है जो हर घर में देखा भी जाता है और आपकी पहचान भी है। इतने इंटरव्यूज़ आपने किए हैं। सबसे अच्छा किसको इंटरव्यू करना लगता है, सियासतदानों को या फिर अदाकारों को या अदाकार को? देखिए, जो सबसे अच्छा इंटरव्यू तो वही अच्छा लगता है जो लोगों को भी अच्छा लगे। और वो इंटरव्यू शुरू के इंटरव्यू बहुत अच्छे थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाब अकबर भुट्टी, वली ख़ान, ये इस लेवल के लोग थे। तो जब उनके इंटरव्यूज़ किए मुझे ख़ुद भी अच्छा लगा। मुझे ख़ुद भी लगा कि मेरा रुतबा बड़ा है और ज़ाहिर है लोगों ने भी उसको पसंद किया। और फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब जैसे हाई रेटेड शोज़ वो आपने किए। अब उनका नाम आपको पता ही है, हम तो ले सकते हैं लेकिन चैनल में लेना नहीं। लेकिन जब आपने उनका इंटरव्यू किया तो उनके चाहने वालों ने बहुत ज़्यादा देखा है या फिर लोग उनकी शख्सियत में तजस्सुस इतना था कि लोग जानना चाहते थे वो कैसे हैं? मेरा ख्याल है वो प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा इंटरव्यू था। उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उससे पहले उनसे कभी वो सवाल पूछे नहीं गए। बड़े सख्त सवालात थे और उन्होंने भी बड़ी उनका सबका सवालों का जवाब दिया। ये नहीं कहा कि भाई मैं बोलूँगा नहीं या नाराज़ नहीं हुए मुझसे। तो ये अच्छी चीज़ थी उसमें। अच्छा, एक और चीज़, आपका जो लहजा है शो के अंदर, ये आपने किस तरह इजाद किया? मतलब जब आपने क्या सोचा मैं इस तरह बोलूँगा, तो क्योंकि वो बहुत कैची था, आवाम में बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया, फिर वो एक मीम भी बन गया, लोग आपके साथ मजाक भी करते होंगे लाजमन आपके दोस्त और आपके अहबाब उस सर्कल में। वो कैसे सोचा? आई एम मेड अप लाइक दैट। मैं बना ही वैसा था। वो इत्तेफाक से वही चीज़ लोगों को अच्छी लग गई। शुरू में तो कई लोगों को नहीं अच्छी लगी, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो मतलब जो मैं था वो उसी का इजहार था। तो ऐसा कम होता है कि कोई सादे आदमी की कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही वियर्ड सी हो और वो आवाम में इतनी मकबूल हो जाए कि वो पहचान बस ये अल्लाह का ख़ास करम है। अच्छा, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए और अक्सर लोग कहते हैं कि आप बेडरूम्स भी दिखाते हैं, वॉशरूम्स भी दिखाते हैं। तो इतने इंटरव्यूज़ में किसके घर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा नफासत नज़र आई? देखिए, मेरी जो फ़िलासफ़ी है एक जर्नलिस्टिक फ़िलासफ़ी है। हम तो चाहते हैं कि अपने व्यूअर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। और ये जो लिविंग स्टाइल दिखाना है ये दुनिया भर में रवाज है। बेडरूम, बाथरूम ये दुनिया भर में दिखाए जाते हैं क्योंकि जो बड़े स्टार होते हैं, हम आम बंदे का बाथरूम नहीं दिखाते। किसी एक्ट्रेस का बाथरूम दिखाते हैं या किसी ऐसे शख्स का कि जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वो उसके लाइफस्टाइल में क्या क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत पाकिस्तान में लोगों में अवेयरनेस आई है। पाकिस्तान के लोग बड़े स्टाइल से रहते हैं। बड़े बड़े खूबसूरत एक्ट्रेसों ने बड़े बड़े अच्छे वाशरूम बनाए हुए हैं, अच्छे बाथरूम हैं, बड़े वेल मेंटेन्ड हैं और वो देखने के काबिल हैं। और फिर जब आप उनसे ये पूछते हैं आप कितने पैसे कमाते हैं, इतना पैसा कहाँ से है, फिर वो आपको बाद में कहते नहीं इसे काट दीजिएगा? नहीं, कई दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं कार्ड दिएगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि लोगों से एक फ्रैंक एंड कैंडिड गुफ्तगू हो, लोग जानें उनके बारे में और उनकी जो भी वजाहत है वो भी हम उसी तरह चलाते हैं। अगर कोई कहता है कि जी मेरे बड़े अच्छे ज़राए हैं, मैंने बड़े साफ ज़राए से पैसे कमाए हैं, वेरी गुड। और अगर कोई कहता है कि भाई हम जो आर्टिस्ट लोग हैं वो डांस भी करते हैं, आर्टिस्ट लोग शो भी करते हैं, उससे भी हमें कमाई आती है, या कोई और भी ज़राए हैं, तो हमें ज़ाहिर है लोगों को बताना है,
लोग जानने का हक रखते हैं। अच्छा सुहेल वड़ैच साहब, आपकी एक शख्सियत है जिसे पूरी पाकिस्तान भी जानता है। अभी मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी गालिबन आपकी वालिदा और वालिद की तस्वीर यहाँ पर पड़ी हुई है। किस तरह का आपका बचपन था? मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप खुल के बताएं कैसा बचपन था, कैसे बिल्कुल आम बच्चों जैसा। आपकी वालिदा के क्या ख्वाब थे आपको लेकर? बिल्कुल आम बच्चे जैसा। कोई मैं बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट नहीं था, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था। माँ बाप का इकलौता बच्चा था, बड़ा लाड प्यार करते थे और उनका ख्याल था कि एक कामयाब इंसान बनूं। शायद डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं डॉक्टर ना बन सका। मेरे जहन में हमेशा आर्ट्स सब्जेक्ट्स जो थे वो घूमते रहते थे। तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है मैं फिर उसी तरफ आया और उसी में थोड़ी बहुत जो कामयाबी मिली उन्हीं मौज़ूआत पे मिली। मेरे वालिद साहब भी ज़िंदा थे, मेरी वालदा भी ज़िंदा थी जब मैंने एमए इंग्लिश किया। और जब मैंने ये पहली जॉब की तो फिर वालदा ने तो मेरा ये शोज़ भी देखे। वालिद साहब टीवी के आने से पहले बहुत ज़्यादा बाकायदा एहतमाम से उस वक्त बैठ जाती थी, टीवी शो देखती थी, अक्सर कमेंट करती थी। अखबारात में जो मेरे आर्टिकल्स आते थे उनको इकट्ठा करती थी, उनको पढ़ती थी, तो बहुत खुश होती थी। सर आपसे भी सवाल ना हो जाए कि आपकी तनख्वाह कितनी है? ये तनख्वाह मेरी अच्छी माकूल है। मतलब हमारे जो टॉप एंकर्स हैं उनके तकरीबन बराबर है। फिगर बताना तो मुनासिब नहीं, वो अगर आप चाहें तो टैक्स के कागजात में से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ने का आपको बहुत शौक है और इतनी किताबों का ख़जाना हम देख भी रहे हैं। सबसे अच्छी किताब कौन सी, कौन सा राइटर पसंद है आपको? नहीं, ये किताब के कंटेंट पे डिपेंड करता है। राइटर्स तो कई पसंद हैं, लेकिन उन्होंने कभी अच्छी किताब लिख दी, कभी बहुत अच्छी नहीं लिखी। तो मैं फिक्शन राइटर तो उरहन पामोक है, एक टर्किश नावलिस्ट है, मुझे वो बहुत पसंद है। फिर इसी तरह जो हिस्ट्री राइटिंग है या करंट अफेयर्स है, इस पे जो बड़े मशहूर जो राइटर हैं यहाँ उनकी किताबें होंगी बहुत सारी। तो बॉब वुडवर्ड मुझे बहुत पसंद है, उनकी जो भी किताब आती है मैं ज़रूर ख़रीदता हूँ। तो इस तरह मुख्तलिफ। अच्छा, ये किताब अब हर बात बस आपके पास बस इतना ज़ख़ीरा है अल्फाज का भी, अब एक किताब लेना भी बड़ा मुश्किल है। आप समझते हैं कि किताबों से हमारा रिश्ता उस तरह नहीं रहा है कि एक्सपेंसिव बहुत होती हैं, महंगी बहुत होती है, आम आदमी की पहुंच से भी बाहर होती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किताब इतनी कीमती चीज़ है कि इसकी जो भी कीमत हो कम है। और बात दिलचस्पी की है। अब भी जो बुक स्टोर थोड़े हैं, लेकिन जिन बुक स्टोर पे मैं जाता हूँ वहाँ रश लगा होता है, लोग ख़रीदार इतने ज़्यादा होते हैं। बात है शौक़ की, जिन लोगों को शौक़ है वो किताबें पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है बिकॉज अब तो बुक्स आप टेक्नोलॉजी मोबाइल की हद तक, कंप्यूटर की हद तक, अपने काम की हद तक तो यस, लेकिन उससे ज़्यादा टैकी नहीं हूँ। आई एम नॉट ए टैकी, आई एम नॉट ए टैकी मैन, बट आई एम नॉट अवर्स टू टेक्निकल थिंग्स। ठीक है। अच्छा, अब आप कॉलम्स के ऊपर हम आते हैं, आप लिखते भी हैं और कई दफ़ा ऐसा लिख जाते हैं जो इतना चुभता है चुभने वालों को, चाहे वो सियासत के हों या फिर अपोजिशन के हों। और फिर उसके बाद अक्सर मुझे भी याद है, मैं भी अक्सर शोज़ के लिए फिर आप कहते थे कि मैंने कॉलम ज़रा सख्त लिख दिया है तो थोड़े दिनों बाद बात करेंगे। ये जो आप लिख देते हैं, इसके बाद कितने समय रिएक्शंस आपको फेस करना पड़ता है? देखिए, रिएक्शन तो मैं समझता हूँ जिस कॉलम का रिएक्शन नहीं आता वो कॉलम ही फजूल है। तो मैं तो लिखता ही इसलिए हूँ कि थोड़ा कहीं ना कहीं जाके वो लगे, रिएक्शन आए, किसी न किसी पे असर हो। वो तहरीर जिसका असर ना हो, मैं तो उस तहरीर को तहरीर नहीं समझता। कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि हर कॉलम ही कोई बड़ा पुरअसर होता है, बट मेरी ख्वाहिश है कि पुरअसर होने चाहिए। जिस तरह के माजी के राइटर्स बड़े पुरअसर होते थे, उनका लिखा जो है लोग उनको कोट करते थे, उन पर बात करते थे। हम तालिब इल्म भी कभी इस काबिल हो जाएं कि हमारी बातें भी कोट हों, हमारी लिखे हुए को भी कोई दोहराए। ऐसी शख्सियत जो किसी से जुड़ी और इस दुनिया में मौजूद ना हो, तो या तो वो ख्वाब में आकर कोई बात कह देती है, या फिर कुछ ऐसी उनका सीन क्रिएट हुआ होता है, या ख़त लिख देती हैं या लेटर लिख देती हैं। अब करंटली भी आपने एक ऐसी शख्सियत के बारे में कहा।
ये ख्याल आपको कैसे आया? इस पे आपको तनकीद का सामना होता है कि देखें जो दुनिया में नहीं है उनमें आप मुखातिब करके चीज़ लिख रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं? देखिए जो मेरे जैसा नया नया सीखने वाला राइटर होता है तो वो मुख्तलिफ तजर्बे करता है। तो मैं भी तजर्बे करता हूँ कि भाई इस तरीके से अपनी बात कह लूँ, इस तरीके से अपनी बात कह लूँ, ये तरीका अगर आज काबिले इससे बात नहीं कही जा रही तो अच्छा आज इस तरीके से कह के देखते हैं। वो मुख्तलिफ तरीके आजमाता रहता हूँ। पाकिस्तान में लीडर आपको कौन लगता है जो गुजर भी चुका हो या अब तक आप समझ? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मैं बड़ा एक परफेक्ट लीडर समझता हूँ, लेकिन उसके बाद तो मेरी नज़र अभी किसी पर बहुत ज़्यादा टिकी नहीं है। इस हुकूमत से आपको कितनी उम्मीद है? उम्मीद इस हद तक तो है कि इसको कामयाब होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये कामयाब होते लगते नहीं हैं। और इमरान खान साहब ने अभी एक रीसेंट इंटरव्यू भी दिया और आवाम को बताया भी, वैसे वो बताते भी उस तरह ही हैं कि आवाम को यकीन भी आ जाए, लेकिन आप समझते हैं ये 2 साल कारकर्दगी में जो खान साहब तब्दीली का नारा लेकर आते रहे, दावे और लोगों को जिस ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगाया, वो मज़ीद कामयाब रहेंगे उधर ही लोगों को लगाने में? मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग डिलीवरी मांग रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता असल बात की तरफ लोग आ रहे हैं कि डिलीवरी दें। बाकी बातें तो सानवी हो गई हैं। उन्होंने एहतसाब कर लिया, किसी हद तक इकानमी भी थोड़ी बहुत 1-2% 10% रिवाइव हो गई है, लेकिन अब बाकी चीज़ों पर भी डिलीवरी होनी चाहिए। कोई रिफॉर्म आनी चाहिए। रिफॉर्म नहीं आएगी तो कोई भी लोग जो हैं वो नहीं मानेंगे उनको। आपको मसला कहाँ नजर आता है, खान साहब में कि उनकी टीम में? खान साहब में डिसीजन मेकिंग में मसला है, प्रायोरिटीज़ सेट करने में मसला है। लेकिन वो तो फिर अगर प्रायोरिटी सेट करने में प्रॉब्लम है तो आपको फिर जो वो जलसों के अंदर और एक विजन दिखाते थे कि मेरे पास ये टीम है, हमने एक पूरा होमवर्क किया है। वो तो ठीक नहीं निकली ना। अगर टीम होती तो अभी तक स्टील मिल का कौन इंचार्ज बनाया है उन्होंने? आप पीआईए का फ़ौज से बंदा लेके आए हैं। अगर उनके पास कोई अपना बंदा होता तो पीआईए को, रेलवे को, स्टील को कोई ऐसे बंदों से चलवाते जिससे वो बेहतर हो गए होते। अभी तक तो वो नज़र नहीं आए। आपने कहा कि वो उनकी डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम है, लेकिन अक्सर उनके नाकदीन कहते हैं उनके डिसीजंस घर के कमरे में से आते हैं इस्तिखारे के ज़रिए। मेरी तो वहाँ एक्सेस नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है। जो भी डिसीजन मेकिंग है वो लॉजिकल नहीं है, और जितनी देर लॉजिकल नहीं होगी और जिसके अंदर इनोवेशन नहीं होगी उस वक्त तक मामला बेहतर नहीं होंगे। उस्मान बुज़दार क्या है, खान साहब की गलती है या ज़िद है? मेरा ख्याल है गलती भी है और ज़िद भी है, दोनों चीज़ें हैं। और वो ज़िद पे अब तक अड़े हुए हैं। लेकिन चेंज हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो खान साहब इतने ज़िद्दी हैं कि जब अपना नुकसान होना शुरू हो तो वो ज़िद पे अड़े रहें। जिस दिन उनका अपना नुकसान शुरू होगा उस दिन आप देखेंगे कि वो अपनी ज़िद छोड़ देंगे। अच्छा, वो जो बार बार उस्मान बुज़दार साहब से कभी आपकी मुलाकात तो हुई होगी? जी, मुलाकात। किस तरह की आपको वो शख्सियत लगते हैं? वो जितना कहते हैं शरीफ सा आदमी है, भले मानस आदमी है, वाकई बहुत शरीफ है? नहीं, भले मानस शरीफ होने में इनएफिशिएंट है। उनसे कोई गिला ये नहीं है कि कोई वो असल बात यह है कि पंजाब को एफिशिएंटली चलाएं। स्पेशली जब आप शहबाज शरीफ साहब के साथ में। नहीं, ओवरऑल भी एफिशिएंसी परवेज़ इलाही साहब भी इनसे बेहतर चलाते थे, शहबाज शरीफ साहब भी चलाते थे, भट्टू साहब भी बेहतर चलाते थे। लेकिन असल बात तो इनएफिशिएंसी है। डिसीजंस के लिए हज़ारों फाइलें पड़ी हुई हैं, मुंतज़िर हैं। वो उसके लिए वो मेहनती नहीं है, उतना टाइम नहीं देते जितना देना चाहिए। शायद टाइम दें तो बेहतर कर लें। अच्छा, ये बताइएगा कि ऑपोजिशन को अगर अब आप देख रहे हैं, ये जो धड़ेबाजी की बात होती है नून लीग के अंदर, है कोई धड़ा? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं। दो शख्सियात जो हैं तो उनको आप धड़ा कह लें, उनको ग्रुपिंग कह लें, दो सोचें हैं और वो उन दो सोचों से बड़ा सोच समझ कर प्ले करते हैं। जिस सोच में फ़ायदा होता है उसको आगे ले जाते हैं। आप समझते हैं मरियम बीबी अब उभर के सामने आ रही है? बस उनको उन्होंने ये रखा हुआ है, दोनों जो ग्रुप हैं यानी नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ दोनों तय करके खेलते हैं। अब फ़ायदा किस में है? सुलह में है तो शहबाज शरीफ को आगे कर देंगे, लड़ने में है तो नवाज़ शरीफ आगे हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो वैसे मियां साहब आगे आ गए। अभी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि क्या सूट करता है। ठीक है, तो मियां नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल कुछ नज़र आता है आपको वापसी? अभी ख़त्म तो नहीं हुआ उनका। नवाज़ शरीफ का कैरियर ऐसे नहीं लगता कि मुकम्मल ख़त्म हो गया है। अभी वो डिसीजन मेकिंग में, पार्टी की
कम से कम प्राइम मिनिस्टर ना भी बने वो खुद, कम से कम पीछे बैठ के फैसले करने में वो ज़रूर शामिल है। आप समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई है? डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि किसी भी कोर्ट को ये हक हासिल नहीं है कि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाले, जबकि आइन के अंदर प्राइम मिनिस्टर को निकालने के जो तरीके दर्ज हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए निकालना शामिल नहीं है। तो जो मारूफ तरीके थे उन्हीं से निकालना चाहिए था। चुनांचे दोनों जो प्राइम मिनिस्टर निकले हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और मियां नवाज शरीफ, मैं दोनों के निकालने को गलत समझता हूँ और मैं इन्हें ज़्यादती समझता हूँ सियासी तौर पर। और इसी तरह मैं तो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अगर भी उनको भी नैब के ज़रिए निकाला गया तो आई विल बी ओपनली अपोजिंग इट। बिलावल भुट्टो जाहिर बात है अपनी वालिदा की तरह कोशिश तो करते हैं कि उस पैसे तक पहुँचे, लेकिन कहाँ देखते हैं आप बिलावल को? आप समझते हैं कि बिलावल में बड़ा पोटेंशियल है और ज़ाहिर है उसके आबाओ व अजदाद का खून है उसमें, और ज़ाहिर है खून का फ़र्क तो पड़ता है। तो लेकिन जिस तरह से उन्हें पंजाब के अंदर काम करना चाहिए वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिंध के अंदर तो उनकी गिरफ्त है, लेकिन पंजाब में उनकी गिरफ्त नज़र नहीं आती। उन्हें पंजाब के अंदर कोई अपना एजेंडा सामने लाना चाहिए, अपना मंशूर सामने लाना चाहिए, अपनी वर्किंग करनी चाहिए। पंजाब में बिलावल साहब जब आए थे और अब इतने साल के बाद कोई मुझे प्रोग्रेस नज़र नहीं आती पीपल्स पार्टी में, तो विच इज़ सैड। हम क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब सियासी पार्टियाँ मौजूद हों, सब ताकतवर हों, सब मुकाबले में आएँ, एक दूसरे का मुकाबला करें, बड़ी ये ताकत से एक दूसरे का मुकाबला करें। अच्छा, शेख रशीद साहब का भी आपने इंटरव्यू किया, तो आपने कभी उनसे पूछा कि जो सियासी पेशगोइयाँ आती हैं वो उन्हें कहाँ से आती हैं? देखिए, शेख साहब जो हैं बड़े खड़े के और बाहर गली महल्ले में की सियासत से वो आगे आए हैं, तो वो इन रहते हैं। ये उनका मकसद, फन आता है, उन्हें ये फ़न आता है कि मैंने सियासत में इन कैसे रहना है। अकेले आदमी हैं, अकेली पार्टी है जिसमें वो अकेले ही लीडर हैं, तो ऐसे में वो मेरा ख्याल है कि उनकी बड़ी कामयाबी है कि वो चाहे पेशीन गोइयाँ करते हैं, चाहे तज्जिया करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, इन रहते हैं। इन रहते हैं। थोड़ा सा अगर हम सियासी पार्टियों को रेट करने की बात करें, पीटीआई, पीपल्स पार्टी या नून लीग, कैसे रेट करेंगे इन्हें? देखिए, सियासी पार्टियां तो सारी अच्छी होती हैं, सबके मंशूर भी बहुत अच्छे होते हैं। सवाल तो है कि प्रैक्टिकली क्या किया। मैं तो सबसे ज़्यादा रेट उसको करूँगा और उसी को वोट दूँगा अपना जो जमहूरियत की ज़्यादा खिदमत करेंगी, क्योंकि बेसिकली ये सब जमहूरी सियासी पार्टियाँ हैं। तो पहली तो बात यह है कि अपने मकसद को कितना सर्व करती हैं। किसने मीडिया को आज़ादी दी, किसने ह्यूमन राइट्स ज़्यादा दिए, किसने जमहूरी आज़ादियाँ ज़्यादा दी। तो मेरा तो किसी को जांचने का ये तरीका है, और उसमें निस्बतन पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे नून है और तीसरे नंबर पर पीटीआई है। एक मशवरा देना हो अगर इन सियासतदानों को, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब को मैं मशवरा ये दूंगा कि वो मैदान के खिलाड़ी बने, ड्राइंग रूम से निकलें। ठीक है, बिलावल भुट्टो पंजाब पे फोकस करें और उसी तरह पंजाब को फोकस करें जैसे उनके नाना ने और उनकी माँ ने किया था। उस्मान बुज़दार को कहूँगा एफिशिएंट हो जाए और ज़्यादा टाइम दिया करें। तो वैसे वो करते हैं, गाड़ियों में निकलते हैं और लाहौर में पानी भरा देखा ही है आपने। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के हवाले से बताएं। माशाल्लाह आपका एक बेटा है, क्या आपने उसके हवाले से सोचा है, क्या वो भी आगे सहाफ़त में आएगा? अच्छा इंसान बन जाए। अच्छा इंसान बन जाए। नहीं, आपका बेटा अच्छा इंसान तो माशाल्लाह हो गए। नहीं, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि वो जो मर्जी है करे। बाई गार्ड अभी तक मैंने उसको कभी ये तो कहा है कि यार इकोनॉमिस्ट बन जाओ तो बेहतर है, लेकिन कभी प्रेस नहीं किया। जो उसकी मर्जी है बने, अच्छा इंसान ज़रूर बने। अच्छा, सोशल मीडिया बहुत कंट्रोल से बाहर है, ट्रोलिंग होती है और बहुत बुरा भला भी कहा जाता है। आपको कितना इसका सामना करना पड़ा? करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, और आजकल खातून सहाफ़ियों के हवाले से आपने देखा उनकी ख़वातीन के साथ ये नहीं करना चाहिए, हमारे साथ कर लिया करें। गालियाँ निकालते रहते हैं, बड़ी बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन उनका ज़र्फ़ है। मैं तो जो भी गाली दे उसको दुआ देता हूँ कि इसने याद तो रखा। अच्छा, खातून सहाफ़ियों की भी बड़ी ट्रोलिंग हुई है, ये मामला सेनेट की कमेटी तक भी गया। आप समझते हैं कि किसी एक पार्टी से उसको लिंक अप करना
गलत है या फिर सबकी हवाले से मजमूई तौर पर बात करनी चाहिए? जी, चाहे किसी भी सियासी जमात से के हक में हों या ख़िलाफ़ हों, मेरा ख़्याल है कि ये ट्रोलिंग और इस तरह से रिब्यूक करना और गालियाँ निकालना, ये तो हमारे मुआशरा जो है उसकी तहज़ीब इजाज़त नहीं देती। और आप समझते हैं कि ये कल्चर जो है, जिस तरह हर जमात का अपना कल्चर है, हर ज़माने की सियासत की अपनी ड्रॉबैक्स थे, ये कल्चर कुछ पीटीआई की तरफ से ज़्यादा प्रमोट हुआ है? मेरा ख़्याल है पीटीआई ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। इनको चाहिए कि बड़ी सख्ती से इसको रोकें, नहीं तो कल को ये उन्हीं के आपस में, जब ये इनके आपस के अंदर इख्तलाफात होंगे या कल तज़ादात होंगे, तो ये उन्हीं के ख़िलाफ़ काम आएगा। बाकी तो सारे बच जाएंगे फिर। तो हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की के अंदर भी बदतमीज़ी होती थी, और वो बदतमीज़ी सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती थी। तो भाई ये भी, इन्हें भी जो ये कर रहे हैं, इसका नतीजा खुद पीटीआई की लीडरशिप को ही भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मौसीकी से किस हद तक लगाव है आपको? कौन मौसीकी अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, कव्वाली भी अच्छी लगती है, गज़ल भी अच्छी लगती वो है। वैसे मैंने देखा है आपके लॉन में, मेरा ख्याल है वो आपका शौक ही है जो आपने एक प्रॉपर वो एस्टैब्लिश किया। कौन सी गुलकारा या गुलकार बहुत पसंद है जिससे आपको? गुलाम अली की गज़लें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और भी जितने गज़लें पढ़ने वाले, उर्दू गज़ल पढ़ने वाले सारे ही तकरीबन, मेहदी हसन साहब से लेके इंडियन जितने भी हैं सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि गज़ल अच्छी लगती है। और इसी तरह कव्वाली बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो संतू कव्वाल हो या दूसरे हों, सबको मैं सुनता हूँ, घर पे बुलाता हूँ, और हमारे बुज़ुर्ग भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ। कभी ख्वाहिश रही हो कि अब अगर नुसरत फ़तेह अली खान साहब होते तो उनके साथ भी आप ज़रूर करते, या मैडम नूरजहां होती तो? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैडम नूरजहां से तो मुझे मिलने का बहुत इत्तेफाक हुआ। उस ज़माने में टीवी पे तो मैं प्रोग्राम नहीं करता था, लेकिन मैं उनसे कई दफ़ा मिला। मुझे बड़ी चाहत थी कि मैं उनको देखूं, उनसे मिलूं, उनसे गपशप लगाऊं, वो इसका मुझे मौका मिला। जनरल रानी से भी मुझे बड़ा मिलने का शौक़ था, उनसे भी मैं मिला। तो कई लोगों से मैं बड़े शौक़ से मिला हूँ। मेहदी हसन साहब से बड़ी गपशप रही। फिल्में देखने का शौक़ है आपको? मुझे टीवी और फिल्म दोनों का शौक़ नहीं है। लेकिन टीवी में काम तो आप करते हैं? काम तो करता हूँ, लेकिन बहुत कम टीवी देखता हूँ। अच्छा, और फिल्में भी बिल्कुल नहीं देखते? इसलिए कोई अदाकार? कोई नहीं, टीवी उस वक्त या फिल्म देखता हूँ जब कोई मुझे रिकमेंड करता है कि भाई वो बहुत ज़बरदस्त फलां चीज़ आ गई है, क्योंकि मेरी जो कंसंट्रेशन लेवल है टीवी का वो ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा देर नहीं देख सकता। उसकी बजाय मैं किताब ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। कभी आपकी बेगम ने आपसे शिकवा किया हो कि आप उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं देते? मैं तो इतना टाइम देता हूँ कि उनको गिला रहता है कि कितना क्यों देते हैं। तो आप जब जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक देखते हैं, उन्हें साथ लेकर फिर जाते हैं? तो साल में एक दफ़ा हम इकट्ठे जाते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे बहुत टाइम आप? वैसे ज़ाहिर है, लेकिन मैं घर ही रहता हूँ तो ज़्यादातर। ज़्यादा होती होगी आपकी? लड़ाइयाँ भी होती हैं, सुलह भी रहती है, बस जैसे आम घर होते हैं वैसे ही घर हमारा। कभी किसी बात पे लड़ाई हो गई, फिर सुलह हो गई, फिर। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि आपको धमकियाँ मिली और आपकी बेगम ने आपको कहा हो आप ये पेशा छोड़ दें, सहाफ़त छोड़ दें? नहीं, धमकियाँ जब मिलती हैं या जब ऐसे हालात होते हैं तो वो फिर बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि बाहर ना जाएं, साथ कोई कार्ड लेके जाएं। तो वो इस तरह के कई बार मौक़े आ जाते हैं, फिर उनसे शेयर भी करना पड़ता है कि भाई, क्योंकि उनकी भी जान को ख़तरा होता है। लेकिन ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी में ये रिस्क तो हैं। दूसरा ये है कि हम ऐसी सहाफ़त करें जिसमें रिस्क ना हो, लेकिन हम खुद जानबूझ के रिस्क लेते हैं, तो फिर रिस्क सहने भी चाहिए। अच्छा, आप चूँकि बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल भी हैं, लोग आपको देखते हैं, सीखते हैं। मैंने खुद बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम से सीखा भी है, कॉलम्स आपके पढ़ के अक्सर प्रोग्राम्स भी हमने उस तरह किए हैं। ये जो आजकल मीडिया का बहरान आया हुआ है, बहुत से लोग जॉबलेस हुए हैं, आप समझते हैं इसमें फॉल्ट कहाँ है, या वाकई वो मसला वही है कि इश्तिहार नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, या फिर मालिकान जो हैं तमाम मीडिया के जो? मेरा ख्याल है ये मल्टीपल रीज़न्स हैं, मल्टीपल रीज़न्स है। एक तो जिस तरह से इतना ज़्यादा फैलाव हो गया था, कुछ ना कुछ तो इसका रिज़ल्ट निकला था। इंडिया के अंदर भी इस तरह से ये हुआ था जैसे अब हुआ है यहाँ पर। और दूसरा एडवर्टीज़मेंट का भी मामला है, तो ये सारा कुछ मिल गया है, उसके मिलने के नतीजे में ये ज़वाल आया है। आप तो खुद एक अच्छा एंकर है, आपको कौन सा एंकर पसंद है, पाकिस्तान का हो या कहीं और का हो? मैं तो एंड्रयू मार्टन हैं, एक बड़े मशहूर, वो मुझे फेवरेट हैं इंटरनेशनली। उन्होंने लेडी डियाना का इंटरव्यू भी किया था, और
माइकल जैक्सन का भी किया था और बड़ा शोर मचा था उससे। पाकिस्तानी तकरीबन सारे अपने दोस्त हैं, अब उनमें तमीज़ करना। हामिद मीर मेरे जब से मैं कैरियर में आया हूँ उस वक्त से दोस्त हैं, शाहज़ेब खानज़ादा हैं, इतने ज़्यादा दोस्त हैं, अंसार अब्बासी हैं, तलत हुसैन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अब 10 बजे किसे देखते हैं? कामरान खान को देखते मैं तो हैं, देखता ही शाहज़ेब नहीं हूँ, खानज़ादा मैं तो को देखते हैं? देखता ही नहीं हूँ। अच्छा, किसी को भी नहीं देखते? हाँ, देखना हो तो शाहज़ेब को सुबह के टाइम देखता हूँ। ये अक्सर एक टर्म बहुत ज़्यादा ट्विटर पे और अक्सर यूज़ भी होती है, इल्ज़ाम भी लगते हैं, लिफाफा सहाफ़ी। अगर कुछ कह दें तो कहते हैं लिफाफा। अगर आपसे कभी सवाल हुआ है आपको कितने लिफाफे मिले हैं आज तक? लिफाफे की ऑफ़र तो कई दफ़ा हुई शुरू के कैरियर में, लेकिन बाद में लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये लिफाफे वाला है या ये लिफाफे वाला नहीं है। अब तो मेरा ख़्याल है ये मिथ है सिर्फ। सवाल ये है कि हमारी तो सैलरीज इतनी ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान में किसी और शोबे में इतनी सैलरीज नहीं है। हम तो लिफाफा देने की पोजीशन में है, लेने की पोजीशन में नहीं। लेकिन अब तो बहुत टैक्स भी लगता ये है, जो हो गया है। हमारे अरकान असम्बली की तनख्वाह है उससे हमारी 15 गुना ज़्यादा तनख्वाह है, 20 गुना ज़्यादा तनख्वाह है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उससे हमारी 20 गुना ज़्यादा तनख्वाह है। तो लिफाफे किसने हमें देने हैं, ब्यूरोक्रेटों ने या पॉलिटिशियंस ने? उनको वो तो हमसे ले तो बेहतर है। अभी भी आपके आप रोमांटिक हैं मिजाजन? आपकी वाइफ कंप्लेन तो नहीं करती कि बिल्कुल ही सहाफ़ी हैं या लिखते हैं तो खुश मिजाज है? बस वो घर में रोमांस कम है, रोमांस बाहर ही ज़्यादा करते हैं। चलिए जी, तो आपका दूसरी शादी का भी इरादा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके मैं घर ज़ाती में तौर रोमांस बाहर ज़्यादा रहता है। मैं ज़ाती तौर पर दूसरी शादी के ख़िलाफ़। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। तो ये तो हमारी आज के पहले प्रोग्राम के पहली शख्सियत थी जो कि आपके सामने आज हम लेकर आए, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कि अगला गेस्ट हमारा कौन होगा। अल्लाह हाफ़िज़।